everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel ई ज्ञान स्कूल। आज हम फिर से बात करेंगे 12th केमिस्ट्री के बारे में, है ना। 12th केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसका आज लास्ट लेक्चर रहेगा, क्योंकि कुछ टॉपिक इस बार CBSE ने रिड्यूस कर दिए हैं जो हम नहीं करेंगे इस बार। जैसे आपकी आर्हेनियस इक्वेशन है या कोलिजन थ्योरी है, वो चीज़ें हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं। केवल अब इस चैप्टर के अंदर मोलिकुलरिटी रह गया है कि किसी भी रिएक्शन की आप मोलिकुलरिटी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और मोलिकुलरिटी किन रिएक्शन के लिए फाइंड आउट की जाती हैं। क्योंकि रिएक्शन हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में चलती हैं जिन्हें एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है, और वो रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप फॉलो करती हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं हम। ठीक है, तो जो मोलिकुलरिटी है वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मोलिकुलरिटी टर्म का यूज नहीं करते, है ना। जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने डिस्कस कर चुके थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर। हमने उसमें 4 मेथड आपके साथ डिस्कस किए थे, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और आप याद रखना, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोलिकुलरिटी है किसी भी रिएक्शन की वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही यूज की जाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हम फाइंड आउट नहीं करते, है ना। तो डालते हैं टॉपिक आज का, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है। मोलिकुलरिटी देखिए, मोलिकुलरिटी का मतलब एक पहली बात तो थ्योरेटिकल फिनोमिना है। आप किसी भी रिएक्शन को देखकर ये बता सकते हैं कि उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होगी, ठीक है। पहली बात तो ये है, ठीक। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना था, मतलब आप देखकर नहीं बता सकते कि रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होगी, ठीक है। तो बात करते हैं हम मोलिकुलरिटी के बारे में है क्या। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं या जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं आप, मोलिकुलरिटी बोला जाता है उस रिएक्शन की। तो अगर हम लिखना चाहें द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल that takes part in a chemical reaction, that takes part in a केमिकल रिएक्शन, ठीक है। वो नंबर ऑफ एटम्स या वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन रिएक्शन उसको क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी बोलते हैं। और मोलिकुलरिटी यूज किसके लिए होती है, मोलिकुलरिटी टर्म इज यूज्ड फॉर, मोलिकुलरिटी टर्म इज यूज्ड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन जो किस में होती है, सिंगल स्टेप, दैट इज विच अकर इन सिंगल स्टेप, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप। तो एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है NH4NO2 और मैं इसे डिकम्पोज कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये बनाता है N2O और प्लस के 2H2O। तो कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के, एक ही तो मॉलिक्यूल है NH4NO2। तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी भी 1 है, इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी है, 1। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ऑर्डर क्या है इसका, 1 है। आप समझ रहे हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं HI का डिकम्पोजिशन करूं तो बनता है H2 प्लस I2। इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी है, इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी भी कितनी है 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं HI के। तो मोलिकुलरिटी किसी भी रिएक्शन की फाइंड आउट करना आसान है क्योंकि एक थ्योरेटिकल फिनोमेना है,
ठीक है, तो ये तो बात थी मोलिकुलरिटी की। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको यही ध्यान रखनी है कि मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन आप एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही फाइंड आउट करते हैं या मोलिकुलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही यूज की जाती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मोलिकुलरिटी फाइंड आउट नहीं करते, लेकिन हाँ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी फाइंड आउट करते हैं और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी फाइंड आउट करते हैं। ये एक मेन डिफरेंस है किस किस के बीच में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वर्सेस मोलिकुलरिटी। बोलो। अब इसके बाद देखिए एक टर्म यूज होती है मोलिकुलरिटी जब हम पढ़ते हैं, सूडो मोलिकुलर रिएक्शन। कौन सी? सूडो रिएक्शन। ठीक है, पहले डाल दूं मैं टॉपिक क्या है। सूडो रिएक्शन। सूडो रिएक्शन है क्या? देखें, कुछ केमिकल रिएक्शन हमारी ऐसी होती हैं जिनमें दो रिएक्टेंट हो या तीन हो, दो में से कोई एक रिएक्टेंट एक्सिस में हो जाए या तीन में से कोई एक रिएक्टेंट एक्सिस में हो जाए, है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब क्या है इस बात का एक्सिस में होने का? देखिए जो रिएक्टेंट एक्सिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंटली कांस्टेंट हो जाती है। एक्सपेरिमेंट में उसकी कंसंट्रेशन हम नहीं लेते, कांस्टेंट मान के चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट हमारा एक्सिस में प्रेजेंट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन में उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी टाइप की रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट हमारा एक्सिस में प्रेजेंट हो, इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है? सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसके बारे में। सूडो ऑर्डर रिएक्शन है, होती क्या है? सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो कैसी रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट क्या हो? एक्सिस में हो। तीन हो तो तीन में से कोई एक हो जाए एक्सिस में, है ना। तो दोज केमिकल रिएक्शन those chemical reactions in which one reactant present in axis, one reactant present in larger amount या axis amount larger या and the एक्सिस रिएजेंट, जिस एक्सिस रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट लार्जर अमाउंट में है, एंड द एक्सिस रिएक्टेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन एक्सपेरिमेंट। so that rate of reaction does not depends of that reactant, so that rate of reaction does not depend, so that rate of reaction does not depends upon axis बात समझ में आ गई। सूडो रिएक्शन किसे कहूँगा मैं? वो रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट क्या हो? लार्जर अमाउंट में हो, मतलब एक्सिस अमाउंट में हो, है ना, उसे क्या बोलेंगे हम? सूडो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल देखें आप। सबसे पहला, अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का जो एग्जाम्पल है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर क्या होता है? CH3 COO C2 H5 प्लस के H2। क्या बनेगा यहाँ? CH3 COOH और प्लस के C2H5OH।
CH3COOH और प्लस के C2H5OH, है ना। ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है। यहाँ पर जो H2O है ये एक्सिस अमाउंट में होता है। इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना वो केवल किस पर डिपेंड करेगा, इस वाले रिएक्टेंट पर, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, ये होगा, ठीक है। H2O पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ये है, इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी है, एक मोलिक्यूल एस्टर का है, एक मोलिक्यूल H2O का है, तो रिएक्शन की मोलिकुलरिटी तो 2 है। रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी है, 2, और रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1। भाई केवल एस्टर पर डिपेंड कर रहा है, H2O पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो मोलिकुलरिटी 2 है, ऑर्डर 1 है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोलिकुलरिटी से क्या हो, कम हो, उस टाइप की रिएक्शन को सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। बोलो। तो अगर मैं इसे नाम दूं, ये सूडो ऑर्डर कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ऑर्डर फर्स्ट आया है तो क्या नाम होगा इसका, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये कैसी रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है हमारी ये कैसी है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। बोलिए, ठीक। इसके अलावा और भी बात करते हैं हम। एक एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने सूडो ऑर्डर रिएक्शन का। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर सेकंड एग्जांपल है। ठीक, क्या है, केन शुगर C12H22O11 प्लस के H2O, क्या बनता है यहाँ पर, एक ग्लूकोज बनता है और एक क्या बनता है, फ्रक्टोज। यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल शुगर मॉलिक्यूल पर, मतलब C12H22O11 पर डिपेंड करता है। मतलब इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी तो 2 है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल किसका है, शुगर का है, और दूसरा मॉलिक्यूल किसका है, वाटर का। मोलिकुलरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1। ठीक, तो ऐसी रिएक्शन जहां ऑर्डर क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, मोलिकुलरिटी से, उसे आप सूडो बोल सकते हैं। और सूडो भी कौन सी होगी, ये सूडो ऑर्डर फर्स्ट है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो कभी कभी पेपर में हमें पूछ लेता है एग्जाम्पल देखे कि बताइए एग्जाम्पल सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का है, या सूडो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का है। मैं कोई जनरल इक्वेशन मानता हूँ आपके सामने। मैंने कहा 2A है 3B है ना, 2A है प्लस B है, और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस रिएक्शन का रेट लो उसने दिया हुआ है, रेट लो के A की पावर 2, ये दिया हुआ है उसने। तो मोलिकुलरिटी कितनी है, 2 मॉलिक्यूल एक है, एक मॉलिक्यूल B का है, तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी तो 2 है, सॉरी 3, मोलिकुलरिटी 3 है, और ऑर्डर कितना है रेट लो के अकॉर्डिंग, ऑर्डर है इसका 2। बोलो, मोलिकुलरिटी 3 ऑर्डर 2, इसका मतलब किस टाइप की रिएक्शन है ये है आपकी सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये थी मेरी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है ना। दोनों बातें आप समझ गए और अच्छे समझ में आई होंगी आपको। इसके अलावा हम अब डिफरेंस पढ़ सकते हैं किस किस के बीच में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस किस के बीच में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वर्सेस मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक रहेगा ये हमारी केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, जो चैप्टर, जो टॉपिक इस बार रिड्यूस हो गए हैं वो इस बार हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, क्योंकि जो बोर्ड में आना है फिलहाल उसी पर फोकस है हमारा। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन
order of reaction and molecularity of reaction। ठीक है, ये है हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक कि ऑर्डर डिफरेंस क्या होगा। तो मैं कॉलम बना लेता हूँ, एक तरफ लिख लेता हूँ ऑर्डर, एक तरफ लिख लेता हूँ मैं मोलिकुलरिटी। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है और किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल फिनोमिना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है, डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली आप नहीं बता सकते, डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, है ना। और ये क्या होता है, डिटरमाइन थ्योरेटिकली। डिटरमाइन थ्योरेटिकली, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर मैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करूं, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फाइंड आउट नहीं की जाती, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो चाहे वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो। डिटरमाइन फॉर बोथ कॉम्प्लेक्स as well as elementary reaction, as well as elementary reaction। और ये क्या है, अगर मैं मोलिकुलरिटी की बात करूं तो मोलिकुलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए फाइंड आउट की जाती है। डिटरमाइन ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। और लास्ट डिफरेंस की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, फ्रैक्शनल वैल्यू। बट अगर मैं मोलिकुलरिटी की बात करूं तो हमेशा क्या होगी, एक इंटीजर वैल्यू होगी, एक होल नंबर होगा और एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। मोलिकुलरिटी शुड बी आ पॉजिटिव इंटीजर। एक होल नंबर होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, जैसे 4/3, 3/4, 1/2 ऐसी वैल्यू नहीं होती किसकी, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर, जो केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। और मैं बोर्ड के बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, चाहे स्कूल ओपन हो या ना हो, है ना, प्रोग्राम हमारा चलेगा ज़रूर। और दूसरी बात यह है कि आप लोग की अगर कोई प्रॉब्लम है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉल्व ज़रूर करेंगे। ठीक है, एक बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसमें भी उनकी कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं खुद कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी आपको चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकें हम लोग। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, एक बहुत ही लेंथी चैप्टर हुआ करता था, लेकिन इस बार कैटालिसिस का पार्ट हटा दिया गया है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, और दूसरी बात एक और है कि जो हमारा पैटर्न है, पेपर पैटर्न, उसमें कुछ चेंज हुआ है। जो 2020-21 का एग्ज़ाम होंगे उसमें कुछ थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज है।
ठीक है, उस पैटर्न के बारे में भी हम बात करेंगे, कोई वीडियो बना दूंगा मैं उसके बारे में कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो कम हो गए हैं। पहले नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते थे। इस बार शायद देखते हैं कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे ही CBSE की साइट पर उसका सैम्पल पेपर आ जाएगा, हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, उसके लिए आप लोग परेशान मत होना। 10th और 12th का पैटर्न थोड़ा उसमें चेंज हुआ है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।